सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रजत परमार और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है राज लर्निंग क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आज दिन है मंगलवार और हमने जैसा आपको बताया था कि मंगलवार के दिन हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश। इंग्लिश है क्या भाई? कई लोग इसे एक सब्जेक्ट समझते हैं, जबकि सब्जेक्ट ना होकर के इंग्लिश है एक लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की शायद आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप भली भांति परिचित हैं इंग्लिश की इंपॉर्टेंस से। ठीक, अब बात करते हैं भाई, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अगर बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज एक लैटिन भाषा के शब्द, लैंग्वेज जो है एक लैटिन भाषा के शब्द लिंगुआ से उत्पन्न हुआ है। ठीक, लिंगुआ से उत्पन्न हुआ है और लिंगुआ का अर्थ होता है टंग, यानी कि जुबान। भाई भाषा का उच्चारण करेंगे तो जुबान की तो अपनी इंपॉर्टेंस है ही। तो आप समझ गए होंगे कि भाई इंग्लिश एक लैंग्वेज है, साथ ही साथ लैंग्वेज जो है वो लैटिन भाषा के शब्द लिंगुआ से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टंग। ठीक, उम्मीद है इतनी छोटी सी जानकारी अभी आपको समझ में आई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अब आगे चलते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज की पोजीशन की बात करते हैं कि भाई अगर हमारे देश में, यानी इंग्लिश की जो पोजीशन है हमारे देश में, कि किस रूप में इंग्लिश को देखा जाता है हमारे देश में, यानी कि भारत में। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पोजीशन ऑफ इंग्लिश इन आवर कंट्री इंडिया। तो भाई आप सभी को मालूम होगा कि सबसे पहले अगर बात करें तो इंग्लिश आपकी एक फॉरेन लैंग्वेज है। भाई सभी को यह बात मालूम है, फॉरेन लैंग्वेज है, एक विदेशी भाषा है। हमारी अपनी भाषा तो ये है नहीं, ये गोरों की भाषा है, अंग्रेजों की भाषा है, जिन्होंने कई सालों तक हमारे देश पर राज किया और अपना व्यापार कुछ इस तरीके से विकसित कर दिया कि उनकी भाषा को सीखने की हमें आवश्यकता पड़ी। ठीक, अगर बात करें थोड़ी और आगे, तो फॉरेन लैंग्वेज होने के साथ साथ इंग्लिश जो है वो एक टारगेट लैंग्वेज भी है, कि भाई लक्ष्य भाषा, जिसे हमने लक्ष्य बनाया हुआ है सीखने का। इसकी इंपॉर्टेंस से कोई भी मतलब सभी लोग भली भांति परिचित हैं, कोई भी इस बात से अछूता नहीं है कि भाई इंग्लिश अपने आप में क्या महत्व रखती है। आजकल छोटे बच्चों को देखिए तो भाई पहले तो हिंदी मीडियम स्कूल ज्यादा हुआ करते थे, लेकिन आजकल छोटा बच्चा, हर बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में ही पढ़ता है। इंग्लिश कुछ इस कदर हमारे दिलो दिमाग पर राज करने लगी है कि हम अपनी मातृभाषा को ही भूल गए हैं। ठीक, कि भाई यदि कोई हिंदी में बात करता हुआ पाया जाता है तो शायद लोग उसे मूर्ख समझ लेते हैं, लेकिन वही बात करें दूसरी तरफ कि भाई कोई इंग्लिश में बात करता हुआ पाया जाता है तो आजकल वही बुद्धिमान है। ठीक, और if you don't know to talk in English, then you will be assumed like a fool. Here I am not a fool. भाई मजाक कर रहा हूं, मैंने थोड़ी सी इंग्लिश बोली, आप मुझे बेवकूफ ना समझें। भाई इंग्लिश आजकल जरूरी हो गई है और सभी लोगों को सीखनी चाहिए। ठीक, मैं ये नहीं कहता कि भाई आप अपनी मातृभाषा को भूल जाइए। भाई हमारी मातृभाषा महान है। हिंदी जो भाषा है, भाई हिंदी को आप जानते ही होंगे कि जैसे हिंदी भाषा जैसी बोली जाती है वैसी लिखी जाती है, बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। हर अक्षर के, हर मात्रा के अपने अपने अलग अलग साउंड है। जबकि इंग्लिश में क्या होता है कि भाई कहीं डी साइलेंट हो जाता है, कहीं एल साइलेंट हो जाता है, कहीं कुछ साइलेंट हो जाता है। जैसे अगर बात करें कि भाई बहुत अच्छा एक शब्द हिंदी भाषी पढ़ने वाला है, तो ये भाई वैसे तो नेचर लिखा हुआ है, लेकिन वो तो यही समझेगा कि भैया नटूरी लिखा हुआ है। ठीक, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक भाई बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि जटिल चीज है और ये एक फनी लैंग्वेज है। फनी लैंग्वेज क्यों है? क्योंकि भाई नेचर को नटूरे भी पढ़ सकता है कोई। इसी बात से अगर एक शब्द और मैं लिखूं जैसे फ्यूचर, लेकिन जिसको नहीं आती इंग्लिश तो वो तो इसे फुटूरे पढ़ेगा। ठीक, कि नटूरे हो गया, फुटूरे हो गया। अब
कमी रह गई हो तो छोले भटूरे की वो आप लोग बनाएंगे और जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम लोग मिल बांट कर उसे खाएंगे। ठीक, अच्छा, तो ये बात हो गई थोड़ी सी मजाक की कि इंग्लिश एक फनी लैंग्वेज है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जो हमारी मातृभाषा है, भाई मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए जरूर किया है, लेकिन मैं बहुत सपोर्ट करता हूं अपनी मातृभाषा का। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अपनी मातृभाषा को नहीं भूलना है, इंग्लिश भी सीखना है और साथ ही साथ हिंदी पे भी पकड़ बनानी है। बात करते हैं कि भाई इंग्लिश जो है पोजीशन ऑफ इंडिया, इसकी बात कर रहे हैं कि भारत में इसकी क्या स्थिति है। सबसे पहले फॉरेन लैंग्वेज है, टारगेट लैंग्वेज है। अगर थोड़ा और आगे चले तो ये हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज भी है। सेकंड लैंग्वेज यानी कि जिसे हम L2 भी कह सकते हैं। ठीक, L1 यानी कि लैंग्वेज 1, ध्यान रखिएगा, वो भाषा होती है जो हम अपने परिवार से, अपनी मां से सीखते हैं, जो हमारी मातृभाषा होती है। ठीक, और L2 वो भाषा है, लैंग्वेज 2, जिसे हम सीख रहे हैं। ठीक, तो इंग्लिश जो है वो आपकी सेकंड लैंग्वेज भी है। इसके अलावा अगर बात करें तो इंग्लिश आपकी ग्लोबल लैंग्वेज भी है। ठीक, वैश्विक भाषा है, पूरे विश्व भर में इसका चर्चा है। आप विश्व में कहीं भी चले जाइए कि भाई आपको किसी भी देश में जाना है, उस देश की भाषा नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके लिए इंग्लिश वहां उस भाषा का काम कर जाएगी जिससे आप संचार करेंगे या संप्रेषण करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे। ठीक, तो इंग्लिश आपकी ग्लोबल लैंग्वेज है, कुछ लोग इसे इंटरनेशनल लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि ये पूरी दुनिया भर में काम आ जाती है। वहीं अगर बात करें तो इसे हम विंडो ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं, विंडो ऑफ द वर्ल्ड। भाई ग्लोबल लैंग्वेज तो ठीक है कि आपने सोचा कि भाई ग्लोबल लैंग्वेज है, वैश्विक भाषा है, पूरे विश्व भर में इसका चर्चा है। भाई विंडो ऑफ द वर्ल्ड कैसे, तो मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा कि मान लीजिए मैं हूं हिंदी भाषी और मेरे सामने टकरा जाता है कोई तमिल भाषी। तमिल भाषी हिंदी नहीं जानता और मैं तमिल नहीं जानता, सही बात है, नहीं जानता भैया। अब हमारे बीच में एक बढ़िया सी दीवार खड़ी हुई है कि भाई कम्युनिकेशन कैसे किया जाए। तो ये जो कम्युनिकेशन की दीवार है, इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक खिड़की का काम करेगी, जिस खिड़की के द्वारा हम आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाएंगे। तो इसी लिहाज से हम इसे विंडो ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश जो है वो एक एसोसिएट लैंग्वेज भी है, यानी कि सहायक भाषा। ये हमारी सहायता करती है। जैसे आपको ज्ञात होगा कि हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, इसमें सरकारी कामकाज हमारे देश का होता है। साथ ही साथ कई राज्यों में, जैसे नागालैंड है, इसमें इंग्लिश को राजभाषा बना दिया गया है और वहां का सरकारी कामकाज आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। तो इसीलिए ये एक एसोसिएट लैंग्वेज भी है। अब हमने यहां तक जाना कि भाई इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है क्योंकि ये विदेशी भाषा है, भाई अंग्रेजों की भाषा है, गोरों की भाषा है। दूसरी बात कि भाई हम इसे टारगेट बना करके सीखते हैं, ये हमारी लिए लक्ष्य भाषा है जिसे सीखा जाता है हमारे द्वारा, तो ये हमारे लिए टारगेट लैंग्वेज है। अगली बात करें कि भाई ये हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज भी है। ध्यान रखिएगा, सेकंड लैंग्वेज यानी कि L2। लैंग्वेज 1 L1 वो भाषा है जो हमारी मातृभाषा है। मेरे लिए हिंदी, किसी के लिए तमिल हो सकती है, किसी के लिए मराठी हो सकती है, किसी के लिए पंजाबी हो सकती है। यहाँ इंग्लिश हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है। और साथ ही साथ ग्लोबल लैंग्वेज है कि भाई पूरे विश्व भर में फैली हुई है, और विंडो ऑफ द वर्ल्ड भी है। मैंने भी आपको समझाया कि कैसे ये हमारे लिए कम्युनिकेशन यानी एक खिड़की का काम करेगी, जो जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और हमने बात की कि इंग्लिश हमारे लिए एक सहायक भाषा है, यानी कि एसोसिएट लैंग्वेज भी है। उम्मीद तो आपने देखा कि भाई इंग्लिश हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज या विंडो ऑफ द वर्ल्ड, साथ ही साथ ये एक एसोसिएट लैंग्वेज है। यहां एक छोटा सा प्रश्न उन लोगों के लिए बन सकता है जो टीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि बात की जाए एनसीएफ की, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की, तो उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश जो है हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है, यानी कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग। और अगर बात की जाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की, तो इंग्लिश हमारे लिए एसोसिएट लैंग्वेज है। ये है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन।
यानी हमारे संविधान के अनुसार। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको समझ आई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि इतनी जानकारी आपको समझ आई होगी। अब बात कर लेते हैं कि भाई इंग्लिश लैंग्वेज के सेक्शंस की बात कर लेते हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज के भागों की बात कर लेते हैं जिनके बारे में हम सीखते हैं या पढ़ाई करते हैं। तो आपको मालूम होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो हमारे लिए 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, अभी भी हम कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उनमें ये 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं 4 सेक्शंस की कि भाई पहला सेक्शन है आपका रीडिंग सेक्शन, जिसे हम पढ़कर और जिसमें से इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड करते हैं या समझते हैं। भाई रीडिंग सेक्शन के अंतर्गत आपके जैसे अनसीन पैसेज, ठीक, अनसीन पैसेज या अनसीन पोएम्स ये देखने को मिलती हैं, जिन्हें हमें पढ़ करके इंफॉर्मेशन को गैदर करके फिर कॉम्प्रिहेंड करना होता है और समझना होता है, साथ ही साथ आगे जवाब देना होता है। अगर बात करें दूसरे सेक्शन की, जो है आपका राइटिंग सेक्शन, ठीक, राइटिंग सेक्शन यानी कि लिखने वाला जो पार्ट है वो। भाई राइटिंग सेक्शन की बात करें तो आप स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, आपको कोई टॉपिक दिया जाता था, उस पे आपको चाहे पैराग्राफ लिखना हो, साथ ही साथ आपको कोई नोटिस लिखना हो, ऐसे लिखना हो, ठीक, इसी के साथ कोई लेटर लिखना हो। तो ये सारे पार्ट क्या हैं कि भाई एक टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको उसके ऊपर लिखना है, तो ये आपका राइटिंग सेक्शन हुआ। तीसरे पार्ट की बात कर लेते हैं जो कि है लिटरेचर सेक्शन, यानी कि साहित्य का भाग। आपने अपनी किताबों में देखा होगा कि भाई कई सारे पाठ दिए रहते थे, फिर उन पाठों को पढ़ करके आपको क्वेश्चन आंसर्स करने होते थे, फिलअप्स करने होते थे, कई सारी चीजें आपको समझनी होती थी। तो लिटरेचर सेक्शन में जैसे कि आपकी स्टोरी है, कोई नॉवल है, कोई पोयम है, और ऐसे कई सारे जर्नल्स आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ अब हम बात करने वाले हैं इसके चौथे सेक्शन की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और जिसे हम आगे भी कंटिन्यूअसली पढ़ने वाले हैं कि भाई आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो आपको इंग्लिश का मुख्य रूप से देखने को मिलता है ग्रामर सेक्शन, यानी कि व्याकरण का भाग। ठीक, अब ग्रामर सेक्शन आपको मालूम है कि भाई हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। ठीक, ग्रामर ये सेट ऑफ रूल्स होता है जो किसी भाषा को सुचारू रूप से आपको लिखना, बोलना और समझना सिखाता है। तो ग्रामर सेक्शन की हम अलग से बात करेंगे, जो कि चौथा सेक्शन है। उम्मीद करता हूं इतनी जानकारी आपको समझ में आई होगी। और जो सेक्शंस की हमने बात की, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन और ग्रामर सेक्शन, जिसे हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, आपको समझ आया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको इतना कुछ समझ आया होगा। अब मुख्य रूप से बात कर लेते हैं जो कि चौथा सेक्शन है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का, ग्रामर सेक्शन, कि भाई इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किन किन चीजों को आपको बेसिक कंसेप्ट समझने की आवश्यकता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। साथ ही साथ ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। यदि आप उसे ठीक से सीख लेते हैं तो आप बड़ी चीजों को आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो बात करते हैं भाई ग्रामर सेक्शन की। सबसे पहले तो अगर बात करें ग्रामर की कि ग्रामर क्या है, इसके अंदर हम सीखते हैं रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज, कि भाई किसी भी भाषा के नियम कायदे सीखते हैं कि भाई किस प्रकार से किसी भाषा को सुचारू रूप से बोलना है, पढ़ना है या समझना है या लिखना है। तो सभी के सभी जो रूल्स हम सीखते हैं वो सब रूल्स सीखते हैं ग्रामर के अंदर। अब अगर बात करें कि भाई ग्रामर में हम कौन कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं, तो उसकी एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं कि जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच,
ठीक। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद, कि शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, शब्द भेदों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपका नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। तो ये कुछ 8 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक। साथ ही साथ जब शब्द की बात हुई तो शब्दों के बाद हम सेंटेंसेस को भी पढ़ेंगे। ठीक। इसके अलावा टेंसेस को भी विस्तार से पढ़ेंगे। इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इनको भी आगामी समय में पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ हम पढ़ने वाले हैं नरेशन, जिसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझते हैं। इसके अलावा भी कुछ और पार्ट्स हैं, जैसे आर्टिकल्स। ठीक। इसके अलावा भाई वोकैबुलरी भी पढ़ेंगे, वोकैबुलरी भी अच्छी करना है हमें। इसके अंदर ही आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, साथ ही साथ वन वर्ड्स, ये सभी चीजें शामिल होने वाली हैं। तो ग्रामर बेसिकली रूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, हर भाषा का अपना एक ग्रामर होता है जो हमें सिखाता है कि भाई कैसे भाषा को अच्छे तरीके से बोलना है, पढ़ना है और समझना है। तो हम ग्रामर में ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं और बात करेंगे एक एक टॉपिक के बारे में आने वाली वीडियोस में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी जानकारी आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अब हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, जो हमारा टॉपिक पहला रहने वाला है ग्रामर का, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, यानी कि शब्दों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि मुख्य रूप से आपको 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच देखने को मिलते हैं। इनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और इनको छोटे से ब्रीफ में, यानी ब्रीफ जानकारी इनकी छोटी सी प्राप्त कर लेते हैं। कि भाई जैसे आपको मालूम है, पहला पार्ट ऑफ स्पीच है आपका नाउन, जिसे हम संज्ञा कहते हैं। अगर दूसरे की तरफ चलें तो दूसरा है आपका प्रोनाउन। ठीक। तीसरे की बात करें तो तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा एडजेक्टिव। ध्यान रखिए साथियों, इसको हम एडजेक्टिव ना बोल करके एडजेक्टिव बोलेंगे। इसमें जो बी है वो साइलेंट होता है, इसे एडजेक्टिव नहीं कहते, इसे कहते हैं एडजेक्टिव। चौथे पार्ट की अगर बात करें तो चौथा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। पांचवा जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो आपका एडजेक्टिव और वर्ब को मिलाकर के बनता है, वो है एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। इसके अलावा हम प्रीपोजिशन, साथ ही साथ कंजंक्शन और अंतिम पार्ट ऑफ स्पीच जो बचता है वो है आपका इंटरजेक्शन। ठीक। इनके बारे में एक छोटी सी ब्रीफ जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि भाई ये है क्या। फिर एक एक चैप्टर को आने वाले समय में हम डिटेल में भी करेंगे। ठीक। कि भाई आपको मालूम होगा, अगर नाउन की बात करें तो नाउन आपका एक नेमिंग वर्ड है। क्या है ये? एक नेमिंग वर्ड है। हम बचपन से डेफिनेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। भाई आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि ये एक नेमिंग वर्ड है, किसी का भी कुछ भी नाम रख दिया जाए तो वही आपका नाउन बन जाता है। वहीं अगर बात करें प्रोनाउन की, जिसमें नाउन भी जुड़ा हुआ है, तो ये जो है सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह लेने वाला। ऐसे शब्द जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होते हैं, ही, शी, इट, दे, वी, ये सभी प्रोनाउन कहलाते हैं। The words which are used in place of noun is called pronoun, यानी कि substitute of noun, नाउन की जगह लेने वाला। अब अगर बात करें
एडजेक्टिव की, तो ये आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, किसी की विशेषता बताने वाले, कि भाई कि वो कोई चीज है कैसी, कि ये मार्कर काला है, ये मार्कर नीला है, तो उसके बारे में बताया जाता है। किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। साथ ही साथ अगर बात वर्ब की करें तो आप सभी को मालूम होगा क्रिया, कि ऐसा शब्द जिसमें कार्य का करना या होना पाया जाता है, वही है आपका वर्ब यानी कि एक्शन वर्ड। वर्ब जो है आपका एक्शन वर्ड है। कोई भी ऐसा शब्द जिससे आपको पता चले कि भाई कुछ काम हो रहा है, तो वही है आपका वर्ब। अब बात करते हैं एडवर्ब की, जो एडजेक्टिव और वर्ब को मिलकर के बना है। ठीक, एडजेक्टिव का एड और वर्ब को लिया तो एडवर्ब बना, जो क्रिया विशेषण होता है, ये आपका वर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है। ये पॉज। अब अगर बात करें एडवर्ब की, तो ये वर्ब को भी डिस्क्राइब कर देता है। ठीक, ये वर्ब का डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। जब क्रिया की भी विशेषता बता दी जाए तो वो कहलाता है क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब। ठीक, अब बात करते हैं प्रीपोजिशन की। ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की आपको पोजीशन बताते हैं, उनका संबंध शब्दों के साथ बताते हैं, तो हम कह सकते हैं कि विच टेल्स पोजीशन ऑफ नाउन, पोजीशन ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक, अब बात करते हैं कंजंक्शन की, कि भाई कंजंक्शन क्या है? ऐसे शब्द जो दो शब्दों को या दो सेंटेंसेस को साथ में जोड़ देते हैं, तो इन्हें हम ज्वाइनिंग वर्ड्स कह सकते हैं। ज्वाइनिंग वर्ड्स, शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द। ठीक, अब आखिरी जो बचा यानी कि इंटरजेक्शन, ये हमें दर्शाता है ऐसे शब्द जिनसे हमें पता चले कि भाई अचानक से उत्पन्न कोई फीलिंग होती है, जब सडन फीलिंग आपके सामने आ जाए, तो उनको ही ये वर्ड बताते हैं, सडन फीलिंग को। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, तो हुर्रे जो वर्ड है वो आपका इंटरजेक्शन है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट, तो वाओ जो शब्द है वो आपका इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन शब्दों के बाद हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलता है। ठीक, तो ये थी एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के, कि 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ने वाले हैं। कि भाई नाउन जो कि नेमिंग वर्ड है, प्रोनाउन जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, उसको डिस्क्राइब करता है, वर्ब आपका क्रियात्मक शब्द है यानी कि एक्शन वर्ड है, इसी के साथ एडवर्ब जो क्रिया की भी विशेषता बता देता है, फिर प्रीपोजिशन जो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताता है, जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक, द कैट इज अंडर द टेबल। इस प्रकार के शब्द आपके प्रीपोजिशन कहलाएंगे। फिर बात करते हैं कंजंक्शन की, जो जॉइनिंग वर्ड्स हैं, जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक, इसी प्रकार इंटरजेक्शन, ऐसे शब्द जो आपकी सडन फीलिंग को दर्शाते हैं, अचानक से उत्पन्न हुए भाव को दर्शाते हैं, वही शब्द आपके इंटरजेक्शन कहलाते हैं। और इंटरजेक्शन के बाद आप एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर देखेंगे। ठीक, तो साथियों ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, ये एक वीडियो जो कि इंग्लिश का इंट्रोडक्टरी वीडियो है। हमने आपको बताया इंग्लिश के बारे में थोड़ी जानकारी दी, और साथ ही साथ ये भी बताया कि इंग्लिश में हम किस प्रकार से आगे लर्निंग करने वाले हैं, ग्रामर में क्या क्या पार्ट्स हम पढ़ने वाले हैं। आप अपनी जो भी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, हमें जब भी समय होगा हम उनका अवश्य जवाब देंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले समय में वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो वक्त है विदा लेने का। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। नमस्कार।